इससे पहले हमने सूर्य, केतु, शनि, बुध, मंगल, शुक्र, हमने इन ग्रहों को रीड किया है, इनको समझा है। आज हम पढ़ेंगे राहु, चंद्रमा और गुरु। राहु कलयुग के अंदर राजा कहा गया है। क्यों कहा गया है, इसके पीछे एक लॉजिक है। कल युग, कल माने होते मशीन के पुर्जे, यानी कि जो कल युग है वो मशीनी युग है। कल युग के अंदर मशीनों का ज्यादा प्रभाव रहेगा, मशीनों से ज्यादा काम लिया जाएगा। आप देख रहे हैं छोटे से लेकर बड़ा कार्य तक वो मशीनों से करवाया जाता है। और राहु क्या है, हमारा मल्टीमीडिया, टेक्निकल चीजें जो भी हैं, चाहे वो आपका टीवी है, एलईडी है, फोन है, इंटरनेट है, मल्टीमीडिया के अंदर जो चीजें आती हैं वो सब राहु है। जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, आप कहीं और बैठे हैं, मैं कहीं और बैठा हूं, एक इंटरनेट के माध्यम से हम सभी जुड़े हुए हैं। ये राहु है। राहु को यूटिलाइज करने के लिए आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन चीजें देख सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का दशा अंतरदशा के अंदर राहु एक्टिव हो जाता है तो आप राहु को यूटिलाइज करने के लिए मल्टीमीडिया का सहारा ले सकते हैं। आप घर बैठे पढ़ाइए, पढ़िए ऑनलाइन, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जैसा आपको उचित लगे, जैसे सोर्सेज आपके पास है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपका राहु यूज होगा। राहु का जो असली एट्रीब्यूट है, जो गुण है, वो है ऑब्जर्वेशन। वो है ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप किसी भी कार्य को करें, पहले उसको ऑब्जर्व करें, उसको समझें, उसको देखें। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पहले उसको पूरी तरह ऑब्जर्व करें, उसकी जांच करें, उसके तह तक जाएं, उसकी एक एक बारीक की चीजों से समझें, उसको देखें, फिर बिजनेस स्टार्ट करें। ये आपका राहु है। राहु व्यक्ति को भ्रमित करता है, और आपने भ्रमित नहीं होना। सोच समझ के फैसले लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। जो वेस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, वो एक ऑब्जर्वेशन का विषय है। किस व्यक्ति के जीवन में क्या घटनाएं घट रही हैं, और उस समय उस व्यक्ति की अंतर्दशा प्रत्यंतदशा कौन से ग्रह की चली हुई है, आप उसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, समझिए, फिर आप एस्ट्रोलॉजी को समझ पाएंगे। तो आज बात करते हैं राहु।
राहु क्या है? राहु की कोई बाउंड्री नहीं है, राहु की कोई सीमाएं नहीं है। राहु जिस घर के अंदर बैठ जाते हैं, उस घर से संबंधित चीजों को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। राहु यदि 10वें भाव में बैठ जाते हैं तो अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा और सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए, राजनीति में कुछ भी हासिल करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, उनके कोई अंत नहीं है। यानी कि राहु क्या है? अनलिमिट, कोई बाउंड्री नहीं है राहु के लिए। राहु जब व्यक्ति के लगन में बैठते हैं, पहले घर में राहु अगर किसी व्यक्ति के हो तो ऐसा व्यक्ति भ्रमित रहता है, तंत्र विद्या का प्रभाव उसके ऊपर हो सकता है कि राहु क्या है? तंत्र विद्या है। उसके ऊपर ब्लैक मैजिक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जिनका राहु लगन में होता है, ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कुछ कर्मों को पूरा करने के लिए जबरदस्ती उस घर के अंदर जन्म ले लेता है। कई परिस्थितियों में हम देखते हैं कि संतान, नर संतान चाहिए, उसके लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, किसी डॉक्टर के माध्यम से, किसी बाबाओं के माध्यम से, तागे जो ताबीज वगैरह लेते हैं। हम चाहते हैं कि नर संतान हो, लेकिन फिर भी फीमेल संतान पैदा हो जाती है जिसके लगन में राहु हो, तो वो जबरदस्ती, परमात्मा से जबरदस्ती आती है उस घर के अंदर अपना हिसाब करने के लिए। पूर्व जन्म में कुछ कर्म छूट जाते हैं उससे, उस घर से संबंधित, जिस घर में उसने जन्म लिया है। तो वो फोर्स करती है परमात्मा को भी कि मुझे उस घर के अंदर ही जन्म दिया जाए। जन्म के समय, जब उनका जन्म हुआ होगा, उस समय कोई तूफान या बारिश हुई होगी। आप पूछना, जिनके लगन में राहु विराजमान है, जब उनका जन्म हुआ होगा उस समय कोई थोड़ी तूफान बारिश, कोई बिजली का वो आकाश में चमकना, कुछ ऐसी स्थिति रही होंगी। ऐसा व्यक्ति जिद्दी होता है जिनका राहु लगन में है। दूसरे भाव में राहु परिवार और धन के ज्यादा, परिवार के लिए और धन के लिए ज्यादा मेहनत करता है। राहु क्या होता है? ऑब्जेसिव होता है, जैसे यानी कि जिस घर के अंदर बैठ जाता है उस घर में उसको लगाव हो जाता है। उस घर से संबंधित चीजों को पाने के लिए वो तत्पर रहता है, वो लगा रहता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे राहु सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस हमारे धन का होता है, हमारी वाणी का होता है, परिवार का होता है, हमारे संस्कारों का होता है। जमा पूंजी होती है, एक्यूमुलेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एक्यूमुलेशन, जमा करना। तो जमा तो आपके धन भी हो सकता है, जमा आपका संस्कार भी हो सकता है, और जमा आपका वाणी भी हो सकती है कि आप कैसी वाणी अपने अंदर रखते हैं। सेकंड भाव में जो राहु बैठेगा, वो राहु क्या करता है? वो धन को प्राप्त करने के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के पूर्वजों ने ब्याज पर पैसा लिया होगा। जिनका राहु सेकंड हाउस में है, ऐसे व्यक्ति के जो पूर्वज रहे हैं, उन पूर्वजों ने किसी से ब्याज पर पैसा लिया होगा। जिनका केतु बैठ जाता है सेकंड हाउस में, उनके पूर्वजों ने किसी और को ब्याज पर पैसा दिया होता है। विदेश से
धन प्राप्ति के योग होते हैं। सेकंड हाउस हमारे खाने पीने का भी होता है। राहु और शनि, सेकंड हाउस हमारे खाने पीने का भी होता है। राहु और शनि नशे का कारक होते हैं, शराब का कारक होते हैं। ऐसा व्यक्ति नशे कर सकता है यदि गुरु का प्रभाव न हो। यदि किसी प्रकार से गुरु की दृष्टि पड़े सेकंड भाव में बैठे राहु पर, फिर वो नशे से बच सकता है। ऐसा व्यक्ति आप देखते हैं कई बार समाज में कि वो जीभ निकाल कर बातें करते हैं। कुछ लोग बात बात पे जीभ निकालेंगे, हंसेंगे तब भी, या कुछ से इशारे करें जीभ निकाल के बात करते हैं। तो जिनका राहु सेकंड हाउस में है, ऐसे व्यक्ति जीभ को बाहर निकाल कर बात करते हैं, और उनकी जीभ है वो मोटी होगी। लगन में राहु हो या सेकंड में राहु हो, उनकी जीभ क्या होगी? औरों से मोटी होगी। तीसरे घर के राहु की बात करते हैं। थर्ड हाउस हमारा प्लानिंग का होता है। हम कुछ भी प्लानिंग करें, चाहे आपकी बिजनेस की प्लानिंग करें आप, चाहे मकान बनाने की प्लानिंग करें, चाहे बच्चे की प्लानिंग करें, चाहे आप स्टडी की प्लानिंग करें, वो सब थर्ड हाउस होता है। और जो अट्रैक्शन है, आदतें हैं, वो भी हमारा थर्ड हाउस होता है। थर्ड हाउस हमारा प्लानिंग का होता है और पांचवा हाउस हमारा एग्जीक्यूशन का होता है। प्लानिंग आप थर्ड हाउस से करेंगे, उन प्लानिंग को जो एग्जीक्यूट करेंगे, पूरा करेंगे, वो हमारा पंचम घर होता है। लाल किताब के अंदर कहा जाता है कि यदि पंचम हाउस में चंद्रमा बैठा हो तो व्यक्ति को अपनी प्लानिंग किसी को बतानी नहीं चाहिए जब तक वो पूरी ना हो जाए। और ऐसा व्यक्ति अपने प्लानिंग को हर जगह बताता फिरता है, मैं ये करूंगा ये करूंगा। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो उसकी प्लानिंग, उसकी योजनाएं कभी सफल नहीं होंगी। थर्ड हाउस में राहु, पड़ोस में कोई बिजली का खंभा होगा, कोई ट्रांसफार्मर होगा, रेल की पटरी या सुलभ शौचालय घर के आसपास होगा। चतुर्थ भाव में राहु, राहु क्या है? नेगेटिव एनर्जी है। घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी का आवागमन रहता है, बुरी शक्तियों का आवागमन रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर एक अच्छा परिवार, एक लग्जरी लाइफ की इच्छा करता है। विदेश योग माना जाता है। चौथा घर हमारा रहने का स्थान है। राहु विदेश का कारक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना ज्योतिष के अंदर, जब किसी भी ग्रह की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आती है, ग्रहों के जो कारक होते हैं वो अंतर्दशा महादशा के अंदर उस ग्रह के कारक सबसे पहले एक्टिव होंगे। जैसे राहु का कारक होता है विदेश, भ्रमित करना, मिसगाइड करना। जब राहु की अंतदशा आएगी तो व्यक्ति विदेश का योग बन जाता है, बाहर जाने का, यानी कि अपनी संस्कृति से दूर। तो ऐसे व्यक्ति के मन में जो उसका मन है वो घर के अंदर नहीं लगता। और प्रश्न कुंडली के अंदर जब प्रश्न कुंडली देखते हैं किसी की, सेकंड फोर्थ हाउस में राहु हो, उसको चौराहा दोष बोला जाता है। चौराहा दोष, तो दोष क्या होता है भाई? जब हम कहीं से आ रहे हैं, हम देखते हैं कि एक सड़क वहां जा रही है, एक वहां जा रही है, चारों तरफ से सड़क एक जगह मिलती है, उसको चौराहा बोलते हैं।
चारों तरफ से सड़कें आई और एक सेंटर पॉइंट में मिल जाती हैं, उसको चौराहा बोलते हैं। व्यक्ति कभी वहां से गुजरता है, वह नेगेटिव एनर्जी हो तो उसके साथ उसका अटैच हो जाता है। लेकिन वो होता किसको है? जिसके लगन में राहु हो, चतुर्थ में राहु हो, अष्टम में राहु हो या द्वादश में राहु हो। सभी को नहीं होगा, क्योंकि कोई भी दोष सभी के लिए नहीं होता। जिसको जिस प्रकार की कुंडली मिली है, वो अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर आपको मिली है, और उन्हीं के संचित कर्मों से आपका जो प्रारब्ध लिखा जाता है, उसी के अनुसार आपको चीजें मिलती हैं। पंचम भाव यह जातक को अयास बनाता है, मौज मस्ती करने वाला बनाता है। यहाँ पर अपनी संतान के लिए ज्यादा ध्यान देता है। कुंडली में सर्प दोष होता है कि पंचम भाव क्या है? पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म का है, पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का है। यदि यहाँ पर राहु बैठ जाता है तो इसको सर्प दोष बोलते हैं। यानी कि पूर्व जन्म में आपने सर्पों के साथ बुरा व्यवहार किया, उनको मारा, उनको परेशान किया, तब जाकर आपकी कुंडली के अंदर वो सर्प दोष आता है। छठे भाव में राहु अच्छा बताया गया है, इसको शत्रु हंता योग कहा गया है। यानी कि ऐसा क्या करता है? अपने शत्रुओं का विनाश करता है। जातक ज्यादा बीमार रहता है, लेकिन कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राहु छठे घर में जातक को प्रतियोगी बनाता है, मजबूत बनाता है। ऐसा व्यक्ति हार नहीं मानता, वो बार बार बीमार होता रहेगा, बीमार होता रहेगा, लेकिन उसके मन के अंदर कभी इस बात की हार नहीं होगी कि मैं ठीक नहीं हूंगा। राहु फिर उसको वहां से उठा के फिर वापस लेके आता है। मौत के मुंह से निकाल कर राहु उसको फिर जिंदगी में ले आता है, फिर बीमार कर देता है। ऐसा व्यक्ति हार नहीं मानता। सप्तम भाव में राहु दूसरे धर्म, दूसरी जाति या अलग रीति रिवाज, इनमें से किसी एक में शादी करता है। इनमें से किसी एक में शादी करता है। आप सभी सुन रहे हैं? जी सर। क्या पता सभी कैमरा बंद करके बैठ गए, भाई मैं अकेला बोलता रहूं फिर। जी जी जी, बोलते रहो। ठीक है, थोड़ा हाँ मेरे को लगता रहना चाहिए हाँ मैं ठीक चल रहा हूँ। ठीक है जी। और आप सभी के कैमरे ऑन करवा सकते हैं, फिर सिखाने वाले को भी दिखता है कि मेरे स्टूडेंट बैठे हुए सब। वही तो कर रहा हूँ मैं, मुझे लगता है मैं कहीं मैं अकेला ऐसा तो नहीं भाई, अकेला लगा पड़ा हूँ और आप आराम से अपनी हाँ, ऐसा भी निद्रावस्था में, होता है कई बार में। है ना? ये भी होता है अक्सर, ठीक बोल रहे हैं आप। विपुल भाई क्या दिक्कत है कैमरा ओपन करने में? अब बार बार बंद कर लेते हो। सर शेव नहीं की ध्यान। ठीक, होगी विपुल भाई ने। ठीक अवस्था में है। शेव नहीं की होगी। ठीक है। कैमरा ऑन करने से, बीच में 2 सेकंड बंद करने से, फिर खोलने से, इससे आपका राहु अच्छा होता है। ये एक बता दिया मैं सूत्र आपको। आप 10 मिनट अच्छा। सामने रहिए, 4-5 सेकंड बंद करिए, फिर सामने रहिए, से आपका राहु बढ़िया हो जाता है। मैं अपने राहु को ठीक करने लग रहा हूँ, लेकिन आप ठीक करने लगे। ये तो वो बात होगी ना कि हम जिनको समझाने निकले हमसे कहीं से आने निकले। ठीक है जी। क्षमा जली है। जी जी। सप्तम भाव में यदि राहु बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरे धर्म, जाति या अलग रीति रिवाज, अलग रीति रिवाज किसको मानते हैं? जैसे मान लीजिए हम सनातन को मानते हैं, हम पूजा पाठ को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग पूजा पाठ को नहीं मानते। कुछ लोग जैसे हम देव देवताओं को मानते हैं, पूजा को मानते हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। ऐसे मतलब कि
अलग विचारों में सप्तम भाव का राहु शादी करवाता है। तो आप यहाँ मीडिया संबंधित, मल्टीमीडिया संबंधित कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को राहु भोग विलासी बनाता है यदि शुभ ग्रह का प्रभाव न हो तो। दाम्पत्य जीवन में धोखा हो जाता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सप्तम घर के स्वामी शुक्र हैं और वहां पर राहु बैठ जाते हैं। शुक्र और राहु, इसको हम कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन में धोखा। धोखा यानी कि आपस में हम धोखे के शिकार हो सकते हैं। अष्टम भाव अचानक दुर्घटना देता है। जातक बिना मेहनत किए पैसा कमाने की सोचता है, उसकी ओर भागता है, जिसके कारण उसको हानि उठानी पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है, विवाह के समय शादी तय हो गई है, शादी के 4-5 दिन रहते हैं, लेकिन ससुराल वालों की तरफ से अफवाहें आती हैं, वो ठीक नहीं है, और पड़ोसी हैं जो वो झूठ बोल देते हैं उसके बारे में। ये चीजें नोट करने की, आप देखना अष्टम भाव में राहु से पूछना कभी, मैं जब आपकी शादी हुई, शादी से 4-5 दिन पहले, 10 दिन पहले कुछ अफवाहें आई आपकी ससुराल की तरफ से, ऐसा होता है। नवम भाव में राहु बहुत अच्छा है, लेकिन स्त्री कुंडली में, नवम भाव में यदि राहु हो लेकिन स्त्री कुंडली में सेकंड या थर्ड बच्चा गर्भपात हो जाता है या खराब हो जाता है। किसी स्त्री कुंडली में नवम भाव में राहु बैठा हो तो आप उसे पूछ सकते हैं क्या उनकी सेकंड या थर्ड संतान या अबॉर्शन हुआ है या खराब हुआ है। नवम भाव का राहु जातक को पूरी तरह तो नास्तिक बनाएगा या पूरी तरह आस्तिक बनाएगा, बीच का नहीं रहेगा। दूसरे धर्म की ओर आकर्षित होता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि राहु क्या है, दूसरा धर्म है। राहु को ज्योतिष के अंदर हम मुस्लिम मानते हैं, केतु को ईसाई मानते हैं। दसम भाव, यहां पर राहु परिवार से अलग कार्य करने की ओर प्रेरित करता है, जो अपने पूर्वजों ने कभी ऐसा काम किया नहीं। जैसे मान लीजिए पूर्वज हमारे खेती करते हैं, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चे का दसम भाव में राहु है, बच्चा जाता है राजनीति की ओर, बच्चा जाता है गेम्स की ओर, बच्चा जाता है फिल्म इंडस्ट्री की ओर। यानी कि ऐसे काम जो अपने पूर्वजों ने नहीं किए, उनसे हटकर कार्य करता है दसम भाव का राहु। एकादश भाव अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके मित्र उसको धोखा दे सकते हैं, मित्रों से सजग रहें। और लाल किताब कहती है कि 11वें भाव का राहु पिता को गोली मारे, पिता के लिए ठीक नहीं होता। द्वादश भाव, द्वादश भाव होता है हमारा भोग, सैया सुख का होता है, अध्यात्म का होता है। ऐसा व्यक्ति या तो अध्यात्म पर पूरे पैसे खर्च करेगा या अयासी पर पूरे पैसे खर्च करेगा। तीसरे, छठे, 10वें और 11वें में जो राहु होता है वो अच्छा होता है। 3, 6, 10, 11 इनको बोलते हैं उपच्य भाव, तो इनके अंदर राहु अच्छा माना जाता है। हम बात करते हैं गुरु, देवगुरु बृहस्पति। गुरु हमारे ज्योतिष का कारक है, ज्ञान का कारक है। गुरु हमारे दीर्घ आयु का कारक है। गुरु हमारे बुद्धिमत्ता का कारक है, ज्ञान का कारक है, सद्बुद्धि का कारक है। जो देवताओं के भी गुरु हैं वो कितने सज्जन, कितने बुद्धिमान होंगे। प्रथम भाव में यदि गुरु हैं, जातक ज्योतिषी होगा, दीर्घायु होगा, कार्यकर्ता होगा, तेजस्वी, स्पष्ट वक्ता, सुंदर, सुख, धनी। बीच में शिक्षा बंद हो जाएगी मुख्य रूप से
हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। जिनका गुरु लगन में है, एक बार क्या होता है कि उनकी शिक्षा बीच में रुक जाती है। कौन सी? +2 के बाद, 12वीं क्लास के बाद जो हायर एजुकेशन है। घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ होगा, घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ होगा। द्वितीय भाव में सुंदर शरीर, मधुर भाषी, राजमान्य, सदाचारी, शत्रुनाशक। घर में लोगों का ज्यादा आना जाना रहेगा और पूर्वजों की संपत्ति मिल सकती है। तीसरा घर जितेंद्रिय, मंदाग्नि, लेखक हो सकता है, कामी, स्त्री प्रिय। ऐसे जातक के लिए दुर्गा पूजन करना बहुत जरूरी होता है, जिनका 3rd हाउस में गुरु बैठा हो। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि अगर वो देने पे आए तो अपना सब कुछ लुटा देता है, अगर लेने पे आए तो सब कुछ छीन लेता है। तीसरे घर का गुरु देने पे आए सब कुछ दे देगा वो, और लेने पर आए तो सब कुछ छीन लेता है। अपनी प्रशंसा खुद करता रहता है, मैं ऐसा हूं, मैंने वो किया, मैं वो, मतलब कि जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा खुद करता है बार बार बार, इसका समझो कि उसका गुरु कहीं ना कहीं 3rd हाउस से संबंधित है। चौथे घर में भोगी, सुंदर, सुंदर देह होगी, सुंदर होगा, माता पिता का भक्त होगा। उनके पिता या दादा का नाम उस क्षेत्र में अच्छा होगा, लोग जानते होंगे उनके पिताजी को, दादाजी को, अच्छा नाम होगा उसके एरिया के अंदर। ऐसा व्यक्ति बाहर से आएगा, घर के अंदर आते ही अपनी शर्ट उतार देगा, उसको मतलब अच्छा लगेगा शर्ट पहनना, वो भाई कुछ उसको उतार के फेंक दूं, खुला महसूस करने की कोशिश करता है। कुछ देखते हैं लोग बटन खुला रखते हैं, ऊपर वाले 3-4 बटन खुले रखते हैं। तो क्या है, गुरु चतुर्थ भाव में है, कोई इसका लिंक बना हुआ है। बहुत सारी माताएं बहनें भी हैं जो बड़ा गल पहनती हैं, गले का, वो क्या है, उनका गुरु चतुर्थ भाव में है। तो ये क्या होती है, किसी की कुंडली को मैच करने के लिए में इनका जो समय है वो सही है, क्या कुंडली इनकी सही है, उनके लिए यूज कर सकते हैं। पंचम भाव में ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी होगा, ज्ञानी होगा, स्पष्ट वक्ता होगा, लेकिन उसको एक सावधानी रखनी होगी, किसी भी भंडारे के अंदर जाए वहां पर मुफ्त खाना ना खाए। पंचम घर के गुरु ऐसे व्यक्ति को किसी भी मेले में जाए, किसी मंदिर में जाए, फरे का भंडारा ना खाए। फरे का खाएगा तो उनका गुरु खराब हो जाएगा, उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान, उनका यश, उनकी संतान प्राप्ति, उसमें दिक्कतें आने लग जाती हैं। छठे भाव का जो गुरु है मधुर भाषी होगा, नकद धन की कमी नहीं रहेगी, उसका काम चलता रहेगा, उसके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, काम चलता रहेगा। मौसी विधवा हो सकती है, आप उससे पूछ सकते हो कि आपकी मौसी है जो विधवा हो चुकी है, मतलब पहले, बुढ़ापे में नहीं, बुढ़ापे किसी न किसी को होना एक दिन तो, समय से पहले। शादी के समय सोना गुम हो जाना, शादी का समय है लेकिन कोई ना कोई ज्वेलरी गुम हो जाती है। 16 से 19 वर्ष की आयु के बीच पिता को परेशानी होगी। जिनका गुरु छठे भाव में होगा और उस जातक की आयु 16 से 19 के बीच होगी, तो उस दौरान उनके पिताजी को परेशानी होगी, किसी न किसी प्रकार की अच्छी बड़ी परेशानी होगी। सप्तम भाव का जो गुरु है वो अच्छा वक्ता, प्रधान, प्रधान क्या बोलते हैं, कोई जैसे सरपंच है, सरपंच। हमारे साइड में सरपंच बोलते हैं, यूपी में प्रधान बोलते हैं। हिमाचल में प्रधान बोलते हैं। हाँ जी, हाँ हिमाचल में भी प्रधान ही बोलते हैं। ठीक है जी। तो प्रधान हो सकता है,
सप्तम भाव का जो गुरु है वो गृहस्थ में फंसा हुआ साधु कहते हैं, क्योंकि बृहस्पति क्या एक साधु है। सप्तम भाव क्या दाम्पत्य जीवन है, वो घर किसका है? शुक्र का है। शुक्र के कारक तो अलग है, शुक्र की जो शैली है, उसके जो गुण है वो अलग है, लेकिन बृहस्पति के अलग है। तो वहां पर गुरु आकर फंस जाता है, तो शादी में उनको थोड़ी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। अगर वो पूजा पाठ करता है या धार्मिक होता है, दाम्पत्य जीवन उसका खराब होने लग जाता है, क्योंकि शुक्र घर में बैठे हो, शुक्र की माननी पड़ेगी, तो उसको मेटलिस्टिक होना पड़ेगा, भौतिकवादी होना पड़ेगा। शादी के बाद भाग्य उदय होगा। पहने हुए वस्त्र, जिनका सप्तम भाव में गुरु हो, पहने हुए वस्त्र कभी दान न करें। आपने दान किए हैं तो आप अपने भाग्य को दान कर रहे हैं। अष्टम भाव, अष्टम भाव में बृहस्पति दीर्घ आयु देता है, कुल का दीपक होता है, ज्योतिषी होता है, गुप्त रोगी होता है, और मित्रों द्वारा धन का नाश होता है। लेकिन अष्टम भाव के गुरु के अंदर एक विशेष बात होती है कि उनको ईश्वरीय सहायता मिलती है। जब वो किसी न किसी समस्या के अंदर फंस जाता है तो उसको ईश्वरीय सहायता मिल जाती है। जातक की आयु, यानी उस व्यक्ति की आयु जब 8 वर्ष की होती है, 8 वर्ष की आयु से पहले उनके दादा की मृत्यु हो सकती है, हो जाती है, ऐसा देखा जाता है। नवम भाव, नवम भाव का जो बृहस्पति है वो व्यक्ति को तपस्वी बनाता है, वेदांती बनाता है, भाग्यवान बनाता है, राज्य पूज्य, राजा लोग पूजते हैं उसको, क्योंकि हमने देखा है हमेशा से ही विद्वानों को राजाओं द्वारा पूजा जाता है। हमने हमेशा देखा है कि जो राजा है, राजा को पूजा जाता है उसके अक्षेत्र के अंदर जहां का वो राजा है, लेकिन विद्वान हर जगह पूजा जाता है, वो कहीं पर चला जाए। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, पूजते, ठीक है। तो यानी कि विद्वान चाहे दूसरे देश में जाए चाहे अपने देश में जाए, उसको पूजा जाता है। नवम भाव का जो गुरु है वो राज पूज्य होता है, उसके राजा लोग पूजते हैं, क्योंकि विद्वान को सभी पूजते हैं, और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। नवम भाव हमारे पितरों का होता है। पंचम भाव पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का होता है, और नवम भाव हमारे पूर्वजों का होता है, जो हमारे वंशज हैं। गुरु क्या है? गुरु हमारा पिता है, हमारे पितृ हैं। पापा ले आएंगे। तो पितरों की कृपा प्राप्त होती है। नवम भाव के गुरु बैठा हुआ गुरु, ऐसा व्यक्ति आलसी होता है। और दसम भाव की बात करते हैं। दसम भाव में बैठे गुरु पुण्य आत्मा होते हैं, और इसमें ऐसा कहा गया है, इनमें ऐसा कहा गया है, दसम भाव का जो गुरु है नेकी कर जूते खा, नेकी कर जूते खा। जिनका गुरु दसम भाव में है, ऐसा व्यक्ति यदि नेकी करता है, नेकी मतलब जिनमें किसी को बुराई करना है, मतलब कि अपना नुकसान करके किसी और का भला करता है, तो उसको जूते ही मिलते हैं। आप देख लेना, कभी भी किसी की कुंडली के अंदर गुरु दसम भाव में बैठा है, आप उसे पूछना आपने बहुत से लोगों का भला किया है लेकिन आपका भला किसने नहीं किया, फिर रोएगा वो, फिर देखना उसको बताता बातें, मैंने उसका भला किया जी, मैंने उसका वो किया जी, मेरे को कुछ नहीं मिला, वापिस मुझे जूते मिले। यानी कि 10वें घर का गुरु नेकी कर जूते खा। 10वां घर किसका लाल, जो अपनी वास वो क्या है काल पुरुष कुंडली में 10वां घर शनि का है। शनि क्या कहता है? कर्म कर,
भला नहीं, कर्म कर। एकादश भाव सुंदर होगा, निरोगी होगा, राजपूज्य होगा, बहु स्त्री युक्त होता है। द्वादश भाव आलसी, मितभाषी, कम बोलने वाला, लोभी। 12वें घर में जब गुरु बैठ जाता है तो बिना पूछे, बिना कहे सलाह देता है सभी को। आपने उनसे एक बात शुरू की, वो आपसे फ्री में सलाह शुरू कर देता है देना। 12वें घर का गुरु, क्योंकि 12वां घर क्या है? व्यय स्थान है। बिना मतलब का, बिना समय का, बगैर पूछे अपने ज्ञान का व्यय करता रहता है, खर्च करता रहता है। शुक्र बैठा हो, उनकी कांति, उसका तेज, वो मतलब कि अपने जो कॉस्मेटिक सामान है, सज्जाओं पर है, शॉपिंग पर पैसे खर्च करता रहेगा। बुध है, बिना मतलब बोलता रहेगा, वाणी कंट्रोल नहीं रहेगी, बिना मतलब खर्चा करता रहेगा। दूसरे, 5वें, 7वें और 11वें भाव में जातक के गुरु बैठा हो तो हानि करता है। पिता के साथ यदि संबंध खराब हो, जिनका गुरु द्वादश भाव में है, 12वें घर में है, यदि ऐसे व्यक्ति के संबंध अपने पिताजी के साथ हो तो आप उनसे पूछें कि उनके गले के अंदर कोई मनके की माला है। अगर मनके की माला पहनी हुई है तो उसको निकलवा दें। बात करते हैं चंद्रमा की। लास्ट प्लैनेट है हमारा चंद्रमा। हमारे ग्रहों की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। कल हमारी क्लास होगी घरों से संबंधित, घरों के एट्रीब्यूट। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है, माता है, प्रकृति है, फूड है, सोसाइटी है, ट्रेवल है, भावुकता है, विचार है, स्टेट गवर्नमेंट है। जो सूर्य है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चंद्रमा है स्टेट गवर्नमेंट है। कफ, कामातुर, डिजायर। पराशर ऋषि ने, मैं आगे लिखाऊंगा आप लोगों को, एक एक घर के वर्ण क्या है। जो चंद्रमा और बुध है उनका वर्ण क्या है? वैश्य वर्ण है। यानी कि इनकी जो बुद्धि होगी वो वैश्य बुद्धि होगी, व्यापारिक बुद्धि होगी। सूर्य और मंगल क्या है? क्षत्रिय वर्ण है। बृहस्पति और शुक्र का ब्राह्मण वर्ण है। शनि राहु शूद्र वर्ण है। तो चंद्र और बुध का जो वर्ण है वो हमारा वैश्य वर्ण है। चंद्र भी बिजनेसमैन है, बुध भी बिजनेसमैन है। क्योंकि जो मून है, जो चंद्रमा है, वो उधार वैश्य है, उदाहरण के उधारवादी व्यापारी। जो बुध है वो प्योर वैश्य है। चंद्रमा की जो प्रवृत्ति है वो कैसे व्यापारी की है? जैसे मान लीजिए आप किसी के पास कुछ सामान लेने के लिए चले गए और वो सामान है 500 रुपए का। आपने बोला कि भाई आप इसको 400 रुपए में दे दीजिए, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। तो वो बोलेगा 400 में तो दूंगा नहीं, 450 में दे दूंगा, मुझे भी नुकसान ना हो और आपको नुकसान ना हो। तो वो कौन है? वो चंद्रमा व्यापारी है। आप चले गए बुद्ध वाले के पास, आपने बोला कि सामान दे दो मेरे को, सामान की कीमत 500 रुपए है, आपके पास 400 रुपए है। आप बोलो मैं 400 रुपए दे दो, बोलेगा नहीं 500 में दूंगा, मेरा इसका इतना जीएसटी लगता है, इतना ट्रांसपोर्ट लगता है, मेरे को इतने में पड़ता है। वो इतनी बातें गिना देगा आपको कि आपको ना आपको सामान देगा ना एक पैसा कम करेगा। वो बुद्ध व्यापारी है, प्योर वैश्य, प्योर बिजनेसमैन। मान लीजिए बुद्ध की डिग्री 10 है और चंद्रमा की डिग्री 9 है। तो बुध आगे है, चंद्रमा पीछे है। दो व्यक्ति खड़े हैं लाइन के अंदर, एक आगे है एक पीछे है।
पीछे वाला धक्का किसको देगा? आगे वाले को। यानी कि पीछे वाले के प्रभाव किसको पड़ेंगे? जाके आगे वाले को। ऐसे ही जब बुध आगे है, चंद्रमा पीछे है, चंद्रमा के प्रभाव किस में आएंगे? बुध में आएंगे। तो ऐसा व्यापारी अच्छा व्यापारी होगा। ये कब आप देखते हैं हम? जब चंद्रमा और बुध एक साथ कुंडली के अंदर बैठे हैं, उनकी युति है, उनका कंजंक्शन है। तो जब बुध की डिग्री ज्यादा है, चंद्रमा की डिग्री उससे कम है, तो ऐसा व्यापारी होगा, वो उदारवादी व्यापारी होगा, क्योंकि उसके अंदर चंद्रमा के गुण आ जाते हैं। यदि चंद्रमा की डिग्री ज्यादा है, बुध की डिग्री कम है, मान लो चंद्रमा की डिग्री 10 है और बुध की डिग्री 9 है, चंद्रमा आगे खड़ा है, बुध पीछे खड़ा है, डर किसको होगा? डर आगे वाले को होगा कि पीछे से कोई कुछ कर ना दे। पीछे वाले के प्रभाव ज्यादा पड़ेंगे आगे वाले के ऊपर। चंद्रमा की डिग्री 10, बुध की 9, चंद्रमा आगे, बुध पीछे, तो बुध के प्रभाव किस में? आगे चंद्रमा में ज्यादा प्रभाव बुध के आ जाते हैं। तो ऐसा व्यापारी प्योर व्यापारी होता है, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं होता। चंद्र बुध की युति व्यक्ति को बुद्धिमान ही बनाती है और पागल भी बना देती है। मैड, जो लोग पागल होते हैं ना, चंद्रमा बुध व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है और मैड भी बनाता है। यदि चंद्रमा की डिग्री ज्यादा हो और बुध की कम हो तो आदमी मैड हो सकता है। चंद्रमा 10वें भाव में बैठता है, तो आपने चंद्रमा से संबंधित कार्य करने चाहिए। ऐसा आप कार्य कर सकते हैं, खाने पीने का है, टूर एंड ट्रेवल का है, यात्राओं का है, तो उनसे जल संबंधित उसके जो एट्रीब्यूट हैं उनसे संबंधित आप काम करिए। यदि चंद्रमा की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है, उसके दौरान व्यक्ति की ट्रांसफर हो सकती है, घर चेंज हो सकता है, कैरियर चेंज हो सकता है। चंद्रमा हमारा मन है। पूरे जो श्रृंखला है, जो ग्रहों की जो श्रृंखला है, इन सब से जो हम कह सकते हैं कि सेंसिटिव जो ग्रह है वो चंद्रमा है। इन चंद्रमा को कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात है। हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं, चंद्रमा कंट्रोल करना ये एक चैलेंजिंग विषय है। चंद्रमा क्या है? मन है, और मन को कंट्रोल करना, सभी कहते हैं ना, मन किसी के वश में नहीं है। अब यहाँ 1 सेकंड में इंग्लैंड पहुंच जाता है, 2 सेकंड में पूर्व जन्म में पहुंच जाता है, पता नहीं क्या होगा पिछले जन्म में, सोचता रहता है। तो चंद्र ग्रह को कंट्रोल करना एक चैलेंजिंग विषय है। चंद्रमा आपका मन है। चंद्रमा जिस घर के अंदर बैठता है, कुंडली के जिस भाव में बैठता है, आपका मन उसी में लगा रहता है। मान लीजिए चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठ जाता है। पंचम भाव हमारा किस चीज का है? लर्निंग का है, सीखने का है, संतान का है, अफेयर का है। व्यक्ति का मन संतान में हो सकता है, अफेयर में लगा रहेगा, लर्निंग में लगा रहेगा, या फिर इन चीजों से संबंधित वो भावुक रहेगा, अपने संतान को लेकर बड़ा भावुक रहेगा, बड़ा इमोशनल रहेगा लर्निंग को लेकर, या कोई अफेयर हो जाता है उसके लिए बड़ा भावुक हो जाता है। चंद्रमा यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी है और उस समय कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो बोलता है कि आजकल मेरा मन बड़ा दुखी रहता है, तो आप उससे पूछिए आपका दाम्पत्य जीवन भी दुखी है, पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं है आपकी, क्योंकि उसका चंद्रमा 7वें घर का स्वामी है। चंद्रमा क्या है? मन है। जब उसका मन खराब है तो सप्तम भाव भी ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है।
तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां होंगी, व्यापार में परेशानियां होंगी। 10वें भाव का स्वामी यदि चंद्रमा है और उस समय उस व्यक्ति का मन खराब रहता है तो उसके प्रोफेशन में दिक्कतें हैं। चंद्रमा फूड है, भोजन है। पहले कहते थे कि जैसा खाए अन्न ऐसा होए मन। जैसा आप अन्न खाते हैं वैसे ही आपका कारोबार चलता है, आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है। द्वादश भाव का चंद्रमा, 12वें घर का स्वामी चंद्रमा है। 12वां घर किस चीज का है? 12वां घर दान का है, डोनेट करते हैं। 12वां घर आश्रम का है। 12वां घर मेडिटेशन का है। 12वां घर लेट गो का है, जाने दो, कुछ जाने दो, कुछ बोले कोई बात नहीं, बोलने दो, लेट गो का है। यदि चंद्रमा आपके 10वें 12वें घर में है, 12वें घर का स्वामी है, और कोई कहता है कि मुझे नींद नहीं आती रात को, रात रात भर जागता रहता हूँ, नींद नहीं आती, तो उनका मन खराब है, उनका मन विचलित है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, 12वां घर हमारे दान का है। आप जो भी दान दें सुपात्र को ही दान दें जो उसके योग्य है। यदि आप कुपात्र को दान देते हैं तो आपका चंद्रमा खराब हो जाता है। कई बार दान हम व्यक्ति का चेहरा देखकर देते हैं, आपसी संबंधों में दे देते हैं, अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं, उनको दे दीजिए जो उनके समाज में जो नियम बने हुए हैं। लेकिन जो दान की बात आती है तो दान उसी व्यक्ति को दे जिसको उसकी जरूरत हो। एक व्यक्ति को बुक्स की आवश्यकता है, बुक्स उसको दीजिए ना जिसको जरूरत है। जिसके पास पहले से ही, उसको क्या देने का फायदा? वो उसका महत्व नहीं समझेगा। दूसरे भाव स्वामी है तो मन सही है तो धन भी सही रहेगा। दूसरे भाव का स्वामी है चंद्रमा, और उस समय चंद्रमा की अंतरदशा है, महादशा है, प्रत्यंतर दशा है, और व्यक्ति आपके पास आता है कि मेरा मन बड़ा खराब रहता है, तो मन खराब तो इसका मतलब उसका परिवार में दिखते हैं, उसको धन की भी कमी रहेगी। जैसा भोजन खाते हैं ऐसा ही आपका कैरियर बनता है, और ये 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है। ये आज तक हमने सभी ग्रहों को यहाँ पे रीड किया। रिकॉर्डिंग आप सभी के पास अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग को देखिए, उनको सुनिए। जब आप ग्रहों से संबंधित इन चीजों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आपको लगेगा हम कुछ सीख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम पूरा कोर्स कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्या महसूस होता है, जहां से शुरुआत की अब भी वहीं पर खड़े हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि मैंने चीजें अनुभव की है। मैंने कोर्स किया, आपकी तरह ऑनलाइन कोर्स किए हैं। अब नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों देख लेंगे वीडियो, परसों नहीं कल नोट्स बना लेंगे, फिर पढ़ लेंगे। जब आते आते लास्ट पहुंच जाते हैं तो भी महसूस होता है हमने कुछ किया ही नहीं, सब भूल जाते हैं। जब साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ उसको रीड करेंगे, उसको समझेंगे, फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। एक तो आप उठाएं 5 किलो वेट, एक आप उठाएं 90 किलो वेट, तो परेशानी किस में होगी? तो 90 किलो वेट उठाओगे, 5 किलो उठाओ, घुमाते रहोगे, ऐसे घुमा दोगे वेट को। साथ साथ करोगे तो महसूस नहीं होगा। बाद में सभी को रिपीट करके देखोगे ना, आप इतना देख सकते हो, क्योंकि सभी क्या है, सभी कार्य करने वाले हैं, किसी न किसी कार्य से जुड़े हुए हैं। इतना टाइम हमारे पास होता नहीं, तो इसीलिए आप सभी से एक निवेदन है कि आप साथ साथ वीडियो को देखें, सुने, समझें, नोट्स बनाएं। नोट्स जरूरी हैं, क्योंकि हम वीडियो को 1 घंटे की वीडियो को बार बार नहीं देख सकते। कोई एक पॉइंट है, अब छूट जाता है बीच में, भूल जाते हैं, तो आप उस एक पॉइंट को
चेक करने के लिए पूरी वीडियो कैसे देखेंगे? 1 घंटा खराब हो जाएगा आपका। नोट्स आपने बनाए तो उस पेज के ऊपर जाइए, पॉइंट को देखिए। तो मैं तो आप लोगों से यही राय है, आगे आप विद्वान लोग हैं, अपने तरीके से करिए। आज की क्लास के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई ग्रहों से संबंधित, ग्रह हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज। कल हम शुरू करेंगे। कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं। कौन से घर से हम क्या देखते हैं, कौन से घर से हमें क्या मिलता है, उनमें क्या क्या एट्रीब्यूट है, कौन सा घर हमें क्या देता है, उसके बारे में बात करते हैं। और आज की क्लास से संबंधित या पूर्व में की गई जो हमारी क्लास है, उनसे संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। अगर कुछ नहीं पूछते हैं तो मैं समझूंगा कि अच्छा पढ़ाता हूं, आपको उसको समझ में आ गया है। ठीक है, तो यही है ना, अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं समझ आ रहा सब कुछ, तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। और अगर कुछ पूछते हैं तो मैं समझूंगा भी कुछ पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, भाई पूछ रहे हैं। तो उन्हीं तरफ से मैं ही ठीक हूँ। ठीक है जी, तो आगे यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ बंद। ठीक है।